इनैंशियोमर टॉपिक नंबर 7। चलो बेटा जी नेक्स्ट हेडिंग करो, टॉपिक नंबर 8। ठीक है, डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर के बाद में डायस्टीरियोमर, फिर आएगा एपीमर, फिर आएगा मीजो, फिर आएगा रेसेमिक। तो हेडिंग करके और एकदम अलर्ट हो जाओ। कमर को कैसी रखनी है, एकदम शुद्ध रखनी है और थोड़ा थोड़ा सा काम करना है। कर लेंगे बच्चों? बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बच्चों अरे भाई सुबह सुबह ही नाराज हो गए क्या आते ही? चलो तो आइए बच्चों, यस इसको कह दो ए। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा था कि आरएस चेक करना हमें आ जाए, एक बार थोड़ा सा भी आ जाए ना तो बाकी पूरे टॉपिक में, पूरा टॉपिक मेन कोर ऑप्टिकल का मेन पार्ट किसकी दम पर चलता है? आरएस की दम पर। या आप कल इनैंशियोमर का आपने घर पर रिवीजन किया है तो आपने फील भी किया होगा कि वो दोनों कायरल सेंटर थे। अगर आप उनका कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करते तो हमें उनके बीच में क्या रिलेशन है मालूम नहीं चलता। इसलिए खूब सारी प्रैक्टिस होगी इसमें भी। चलो मैं फिर पूरा ही बता दूंगा आप क्या करोगे, नोट करो आप इसको पहले। चलो भाई लोग, ए बनाओ टक से और थोड़ा स्पीड रखना भैया ना, आपने 25 मिनट जा चुके हैं मदन के चक्कर में, है भाई। चलो अब कुछ कहोगे? यस बेटा जी, इसमें कायरल सेंटर है क्या? यस सर। है क्या बच्चों? कायरल सेंटर है। आप सबसे पहले है ना इसका IUPAC लिख दो सब बच्चे, इजी है लेकिन लिख दो, जरूरत पड़ेगी। सब बच्चे टक से इसका IUPAC लिख दो, PC का सिलेक्शन कर लो, नंबरिंग कर लो, लिख दो टक से। यस बेटा जी, जो भी आ रहा है सुन रहे हो? कायरल सेंटर, चलो मैं कह रहा हूं चेक करना, आप भी कह रहे हो। यस बेटा जी, ये कायरल सेंटर हो सकता है क्या? बोलो ना यार भाई। और ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? यहाँ पर ये और ये कायरल सेंटर हैं, ठीक है। और यस बेटा जी, कायरल सेंटर है, आपने सिंपल लाइन से नोट किया है। तो किस में प्रोजेक्ट कर रखा है? 3D में 2D में? और 2D में किसी कायरल सेंटर का R या S चेक करना आता है तो आप टक से दोनों का RS चेक करके लिख दो पास में, लिख दो भाई लोग। एक के बाद में फिर बना रहे हैं अपन B। बी में भी 2 कायरल सेंटर है, बी में भी दोनों को चेक कर दो। फिर सी में भी 2 हैं, सी में भी चेक कर दो। अब देखो अभी है ना, कितने मॉलिक्यूल हैं? 4। एक मॉलिक्यूल में 2 बार RS चेक करना पड़ रहा है तो 8 बार तो RS का रिवीजन यहीं पर हो गया। ये लो जी, करना है भाई। RS में आप आलस मत करना भाई, आता भी हो तो भी करना है, क्योंकि उसी से तो चेक करके मालूम चलेगा कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, एपीमर है। जब तक RS चेक नहीं होगा तब तक मालूम नहीं चलेगा।
हो गए चेक बच्चों सब? अब चेक हो गए तो अब अपन इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। यस बेटा जी, एक को और चलो पहले यही मैं बता दो तभी तो चेक करेंगे। मेरे पास तो है नहीं, आंसर आपके पास है। बोलो ना बेटा जी, इस वाले का क्या लिखना चाहिए मुझे? सब बच्चों को बोलना है बेटा जी। देखो सबने अगर ये कॉन्फ़िगरेशन चेक किया है तो सबके टॉपिक मैं कह रहा हूँ रिवीजन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परमानेंट छपेगा, थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा भाई लोग। सब बच्चों को बोलना है, क्या लिखूं? आया तो है क्या सबके? एस। और इसका बोलना पक्का? राइट बता रहे हो ना भाई लोग? देखो आप बता रहे हो, मैं वैसा ही लिख रहा हूँ। अब आप रॉन्ग बताओगे तो आंसर खोटा हो जाएगा। इसका बोलो और इसका एस। अब सब बच्चे सी में चलो, इसका बोलो लिख दूं और इसका बोलो हाँ। क्यों ढीले ढीले कैसे बोल रहे भाई लोग? चेक नहीं किया क्या? डी में चलो, इसका बोलो हाँ, इसका आर और इसका पक्का। चलो जी, अब अपन चेक कर लेते हैं। अब आप काम छोड़ दो, अब तक आपका टाइम था। अब इधर आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इधर कि आप ए को किसके साथ चेक करो? बी के साथ। ये ए रहा बेटा जी, ये बी रहा, ठीक है। अब तक आपने जो बेसिक सीखा है उसको लगा दो और उसके बाद में एक ही मेन टॉपिक कल किया है 7th नंबर पर इनैंशियोमर। जितना भी आपने ऑप्टिकल में सीखा है, बेसिक जो सीखा है वो आपने लगा दिया, तो अभी एक ही टॉपिक हुआ है इनैंशियोमर। बस अभी हम इतना ही चेक कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं या नहीं है। मैंने कल कम से भी कम 10 बार रिपीट करके एक बात बोली थी। जब मैं कहीं पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, मतलब वो चीज़ काम की होती है, इसलिए आपको भी उसी स्टाइल में वहाँ पर उसको ड्रिल करना होता है। मैंने एक बार बात बोली थी, मिरर की हेल्प ली थी, जस्ट इनवर्ट, जस्ट उल्टे, 180 का गैप, ये वो, ठीक है। 1 मिनट के लिए सब बच्चे कल के टॉपिक को खोलो, इनैंशियोमर को खोलो आप। और इनैंशियोमर में आपने जो 2 एग्जाम्पल लिए उस पर चलो बेटा जी। दोनों में कितने कायरल सेंटर थे? एक, और दोनों कायरल सेंटर एक दूसरे के जस्ट इनवर्ट थे। मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, चेक करना। आपने एक बात बोली है कि दोनों वो मिरर से मिली इमेज हैं। अगर ए ऑब्जेक्ट है तो बी उसका इमेज है। टॉपिक हो चुका है यार भैया, टॉपिक हो चुका है, आपका हो चुका है। उसके बाद तो तड़ातड़ बोला करो भाई लोग, ठीक है। उन दोनों के बीच में कितने का गैप है? मतलब मेरी बात को चेक करना बच्चों, और चेक के लिए सुनना होता है, सुनने के लिए एकदम क्लास में अलर्ट, ठीक है ना। वो दोनों ए और बी एक दूसरे के जस्ट इनवर्ट हैं। उन दोनों में कितने का गैप है? 180 का गैप है, ठीक है ना। मतलब बच्चे ने कंसेप्ट वहीं से पकड़ा है कि इनैंशियोमर वो होते हैं जो दोनों एक दूसरे के 100% इनवर्ट होते हैं। उन दोनों में थे ही एक कायरल सेंटर, इसलिए बच्चे ने एक कायरल सेंटर को जस्ट इन्वर्ट कर दिया। आर वाले का जस्ट इन्वर्ट एस कर दिया, एस वाले का जस्ट इन्वर्ट आर कर दिया। अब बात को सुनना भाई लोग, अगर उस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर होते, ए में कायरल सेंटर एक था, आपने एक को इन्वर्ट कर दिया। अगर उसमें 2 कायरल सेंटर होते तो आप दोनों को इन्वर्ट करते, क्योंकि 100% इन्वर्ट करना होता है किसके लिए? इनैंशियोमर बनाने के लिए, ठीक है जी। मैं और मेरा इनैंशियोमर एक दूसरे के 100% अपोजिट होंगे, 100% इन्वर्ट होंगे। अगर मेरे अंदर 10 कायरल सेंटर है तो आप 10 के 10 कायरल सेंटर को इन्वर्ट करेंगे, तब जाके मेरा क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया काम की चीज मिल चुकी है, उसको मैंने बोला ही हूँ, ठीक है कि नहीं। देसी अंदाज में है, उसको लिटरेचर की लैंग्वेज में बोल दूंगा। लेकिन मेरे अंदर जितने भी कायरल सेंटर है, अगर सारे के सारे कायरल सेंटर को आप चेंज कर दो तो निश्चित है मेरा क्या बनेगा? इनैंशियोमर बनेगा। यस बेटा जी, ये कायरल सेंटर किस में है? एस में, और एस वाला किस में हो चुका है? आर में।
जस्ट क्या कर दिया, इन्वर्ट। कल आपने ये भी कहा है S का इन्वर्ट R होता है और R का इन्वर्ट S होता है, ठीक है। यस बेटा जी, R का इन्वर्ट क्या कर दिया S और S का इन्वर्ट क्या कर दिया R। कितने कायरल सेंटर हैं, 2। कल कितने थे, एक था, एक को इन्वर्ट कर दिया, आज 2 हैं तो दोनों को इन्वर्ट कर दिया, दोनों को इन्वर्ट कर दिया। A और B दोनों के जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे के जस्ट इन्वर्ट हैं, इन्वर्ट हैं तो पक्का पक्का दोनों एक दूसरे के इनएंशोमर हो सकते हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं है, मैंने IUPAC एक ही लिखवाई, इसके बाद काम रुक गया, ठीक है। यस बेटा जी, आप तीनों की IUPAC लिख दें एक बार और, लिखवाई, लिखो। सेम है तो रिपीट कर दो, यस कह दो, सेम सेम, ओके। नंबर 1 काम IUPAC सेम आ रही है तो इसका रिजल्ट भी बना हुआ। IUPAC सेम आने के बाद आज तो अब बेधड़क सब बच्चा ये बात कहने लगा है कि इन चारों की IUPAC सेम है, चारों की स्ट्रक्चर सेम है, ये चारों एक दूसरे के ना तो चेन आइसोमर हो सकते हैं, ना पोजिशनल हो सकते हैं, ना फंक्शनल हो सकते हैं, ना रिंग चेन हो सकते हैं, ना टोटोमर हो सकते हैं, ना मेटामर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी है, सेम है। स्ट्रक्चरल तो नहीं होंगे तो क्या होंगे, स्टीरियो होंगे। स्टीरियो आइसोमर बनने के लिए, ठीक है नहीं, मेरा आप स्टीरियो आइसोमर बनाओगे तो मेरी किसी सजावट के अंदर, मेरे ओरिएंटेशन में, मेरे कॉन्फ़िगरेशन में कहीं थोड़ा बहुत चेंज करोगे। ऐसा देखने को मिल भी रहा है, लेकिन अभी बाद में कंफर्म करेंगे। अभी तक बच्चा केवल एक ही चीज को फाइनल करके पहुंचा है कि IUPAC नेम सेम, स्ट्रक्चर सेम, दीज आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर, दे मे बी स्टीरियो आइसोमर, ओके। इसके बाद में कल भी जैसे अपन ने चेक किया था, सेकंड काम चेक करना है। आप चारों को चेक करें और लिखते भी जाएं सेकंड करके कि सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। करो भाई लो, लिख दो, चारों के पास लिखो, आएगी ये चीज काम में। टुकड़ों में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपने सेकंड चीज चेक की है, सभी सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करना, इसमें कोई बहुत ज्यादा लोचा नहीं करना होता है। मॉलिक्यूल इक्वल आप में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, बहुत सिंपल सी बात है। कल भी मैंने आपको वो ट्रिक दी थी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के टर्मिनल ही डिफर हैं, एक टर्मिनल पर मिथाइल है और दूसरे पर इथाइल है, आप कहीं से कैसे भी कट करोगे तो दोनों टर्मिनल डिफर होंगे, तो जो टुकड़े बनेंगे, ठीक है कि नहीं है, वो इक्वल नहीं आएंगे, सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है। और हमारा बहुत दिन पहले से एकदम स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है कि जो एसिमेट्रिक होता है वो पक्का पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो तीसरी चीज चेक करके लिख दो, सबके पास चारों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये काम आएगा इसलिए कह रहा हूं भाई, लिखते चलो आप। पहला काम चेक करना था सभी का IUPAC, दूसरा काम चेक करना था सभी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, और तीसरा काम आपने सभी में चेक किया है ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। यस बेटा जी, अब आप आइए, A और B दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है। इनएंशियोमर तभी होते हैं, मतलब एक दूसरे के जस्ट इन्वर्ट हों, और जस्ट इन्वर्ट हों और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव हों। एक बात कह दूं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मैंने करा लिया, काम देगा, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगा। सुन रहे हो, मैं जस्ट इन्वर्ट तभी बनूंगा जब मैं एसिमेट्रिक हूं, ऑप्टिकली एक्टिव हूं। मेरे सामने आप, रियोप्टिक्स का कंसेप्ट है, चेक करना बात को, मेरे सामने आप एक मिरर नहीं, आप एक मिरर नहीं, आप लाखों मिरर लगा दो, अगर मैं सिमेट्रिक हूं, इनएक्टिव हूं, ठीक है, तो मेरी इमेज बनेगी नहीं। जो चीज बनेगी उसके और मेरे बीच में गैप 180 का होगा ही नहीं, वो हमें लगेगा
वो हमें लगेगा कि वो हमारी क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, जो एसिमेट्रिक होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसी को मिरर से जस्ट इन्वर्ट किया जा सकता है, उसी के बीच में गैप 180 का लाया जा सकता है, उसी का इनैंशियोमर बनाया जा सकता है। अगर उसमें सिमेट्री है, वो इनएक्टिव है, तो उसका इनैंशियोमर बनेगा ही नहीं। अब फाइनल आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। ए आपके पास है, बी आपके पास है, सारी चीजें आपने चेक कर ली, बता दो भाई लोग। अरे बोलो पक्का। तो यस बेटा जी आंसर लिखते चलो साथ साथ कि ये क्या है, इनैंशियोमर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। आपने ए को बी के साथ चेक कर लिया, तो अब ए को सी के साथ चेक करो। मैंने चारों यूं एक साथ इसीलिए लिखे कि आप बोर्ड पर एक साथ होगा तो बच्चा देखता जाएगा, चेक करता जाएगा। ए को पकड़ो, सी को पकड़ो, चेक करो। बोलो भाई लोग। चलो आइए, कहां पर है ए, ये रहा। कहां पर है सी, ये रहा। आओ बेटा जी यस। एस था और एस किस में है, एस में ही है। ये किस में था, आर में। आर किस में चला गया, एस में। ओके, कितने कायरल सेंटर हैं, 2। कितने कायरल सेंटर हैं, 2। एक कायरल सेंटर एजिट है और एक इन्वर्ट है। क्या ए और सी दोनों एक दूसरे के जस्ट इन्वर्ट हैं क्या? इन्वर्ट तब होते जब दोनों के दोनों चेंज होते। एक चेंज किया है और एक यू का यू है, इसका मतलब ए और सी कंप्लीटली 100% एक दूसरे के इन्वर्ट नहीं है। बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन एक कंसेप्ट उसके पास जरूर है कि ए और सी एक दूसरे के इनैंशियोमर तो नहीं बनेंगे। ठीक है जी, यस। चेक करना बेटा जी, टोटल कितने हैं, 2। अगर आप दोनों के दोनों चेंज कर देते, मैं लास्ट में कह भी रहा था कल, आप मेरे अंदर एक था, एक को चेंज कर दिया, 2 थे, दोनों को चेंज कर दिया। एक चेंज करने पर भी इनैंशियोमर ए जितना है मतलब उतना का उतना ही। अगर मेरे अंदर 10 कायरल सेंटर होते और आप 10 के 10 बदल देते, इनैंशियोमर। अब मेरी बात को सुनना, 3 सेंटेंस जो बाद में नोट करेंगे काफी देर बाद। अगले के अंदर जितने हो सारे के सारे चेंज कर दो, इनैंशियोमर। कुछ चेंज कर दो, डायस्टीरियोमर। और ओनली एक चेंज कर दो, एपीमर। ठीक है, टोटल कितने हैं, 2। दोनों के दोनों चेंज होते इनैंशियोमर। ठीक है, 2 में से कितना चेंज किया है, 1। अभी कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लो, ए और सी इनैंशियोमर नहीं, क्या है, डायस्टीरियोमर। नोट कीजिए। और फिर एक किसके साथ रह गया, ये लो जी, ए को डी के साथ चेक कर दो। दोनों अगर इन्वर्ट हैं, अभी वो एपीमर के बाद में वो फाइनल स्टेटमेंट आएगा। ठीक है कि नहीं। जो डायस्टीरियोमर होते हैं हल्का सा, इसलिए मैं इसको फुल फाइनल यहाँ नहीं बोलता, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर के लिए मान लो। मेरी बात सुनो, जो डायस्टीरियोमर होते हैं एपीमर पढ़ाने के बाद फिर इनके बीच में कंपैरिजन करके कुछ स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है ना, करेक्ट इनकरेक्ट के, तब बताएंगे। अब आपने बात छेड़ ही दी है तो फिर अब आपको सुनना पड़ेगा। सुन रहे हो? हाँ, डायस्टीरियोमर बड़ी क्लास है, क्योंकि डायस्टीरियोमर में कुछ सपोज 10 से एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे अंदर 10 कायरल सेंटर हैं, 10 के 10 चेंज कर दिए तो मेरा क्या बन गया, इनैंशियोमर। आपने 10 के बाद 10 नहीं चेंज किए, ठीक है नहीं, 9 8 7, ठीक है, 4 5 6 3 2, यहां तक क्या मिलता जाएगा, डायस्टीरियोमर। और पूरा एक चेंज करोगे तो एपीमर। सुनना जी, सबसे बड़ी क्लास इनैंशियोमर, क्योंकि उसमें सब कुछ चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर छोटी क्लास डायस्टीरियोमर और फिर छोटी क्लास एपीमर। डायस्टीरियोमर और एपीमर को कंपेयर कर रहा हूं, सुनना भाई लोग। डायस्टीरियोमर बड़ी क्लास है और एपीमर छोटी क्लास है। बहुत देसी एग्जांपल ले, एकदम टक से बैठता है। जैसे डायस्टीरियोमर तो इंडिया है
और उसमें से छोटा सा पार्ट एपीमर क्या है, राजस्थान है। तो जो इंडिया में है, जो इंडियन है वो राजस्थानी भी है, ठीक है कि नहीं है, सॉरी, जो राजस्थानी है वो इंडियन है, लेकिन जो इंडियन है वो जरूरी नहीं राजस्थान से, वो हरियाणा से भी हो सकता है। मतलब जो एपीमर है वो डायस्टीरियोमर होगा, लेकिन सभी डायस्टीरियोमर एपीमर हो इसेंशियल नहीं है। तो थोड़ा सा डायस्टीरियोमर चल रहा है, हल्की सी क्लास एपीमर हो जाए, इसके बाद में हल्का सा कंफ्यूजन आता है वो दूर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, अभी आप इतना सा कंसेप्ट पकड़ो कि अगर सारे चेंज होते हैं इनैंशियोमर और सारे नहीं, उसमें से कुछ चेंज हो रहा है तो डायस्टीरियोमर। ए और डी में दोनों के दोनों चेंज हैं या क्या है, ठीक है कि नहीं, एक चेंज हो रहा है, एक आर का आर है, इनैंशियोमर या डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर, ठीक है। ए सबके साथ चेक हो गया, ओके। बी किसके साथ चेक हो गया, ए के साथ। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 4, चेक करो बेटा जी, बी को किसके साथ, सी के साथ, चेक करो भाई, चेक करते जाओ, बात पकड़ चुके हैं आप तो बस सेट है। क्या है भाई लोग, बी किसके साथ, सी के साथ, क्या है पक्का। बी सी के साथ चेक हो गया, बी ए के साथ चेक हो गया, तो अगला बी को किसके साथ चेक कर लो, डी के साथ, चेक करो बच्चों, डायस्टीरियोमर, ओके। बी सबके साथ चेक हो गया, तो अब किसको पकड़ो, सी को। सी किसके साथ चेक हो गया, सी ए के साथ चेक हो गया, सी बी के साथ चेक हो गया, तो लास्ट क्वेश्चन बोलो भाई लोग, सी को किसके साथ चेक कर लो, डी के साथ, हाँ लिख दो जी, इनैंशियोमर, ओके। और लास्ट फाइनल आंसर दे दो, फिर पेज चेंज कर रहे हैं। ये जो भी थे सुन रहे हो, चलो इनैंशियोमर को छोड़ दो, इनैंशियोमर तो आंसर इस बार आपकी तरफ से आए, सब बच्चों की तरफ से आता, बस वैसे पूछना चाह रहा हूं। इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इनैंशियोमर आपको शायद यहाँ 2 बार मिले हैं, देखो आप बेटा जी, और यहाँ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने पहले ही चेक कर लिया कि ये चारों के चारों मॉलिक्यूल कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। यस, इनैंशियोमर को छोड़कर जहां जहां आपका आंसर डायस्टीरियोमर आया है, जो 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल को चेक करें, वो दोनों भी कैसे हैं, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि सारे के सारे कैसे थे, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है जी, यस बेटा जी। जो जो डायस्टीरियोमर हैं, जो जो डायस्टीरियोमर हैं, कौन कौन है बताओ। चलो एक तो इसको छोड़ दो और एक इसको छोड़ दो, वापस आओ भाई, ए और सी, क्वेश्चन नंबर 2 पर ए और सी, ए और सी, ए और सी क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, नहीं है, ठीक है कि नहीं, चेक करते जाना, थ्योरी इकट्ठी हो रही है ये। क्या ए और डी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं है। क्या बी और सी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, क्या बी और डी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और यस हेलो सुन रहे हो, ए और सी का IUPAC नेम, क्या ए और सी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है नहीं। ए और सी में डिफरेंस है किसका, एक कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है नहीं। क्या चेंज हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चरल का पार्ट है, स्टीरियो का पार्ट है। ए और सी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो आइसोमर हैं। इनैंशियोमर भी कौन से आइसोमर थे, इनैंशियोमर की जो आपने कल डेफिनेशन लिखी है, चलो उसके पास आपने बिड़ते लिखा है कि किस तरह के आइसोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो क्या हो, मिरर इमेज हो, जो स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज हो, इनैंशियोमर, इनैंशियोमर। और जो स्टीरियो आइसोमर ए और सी बताओ मिरर इमेज हैं, लेकिन ए और सी ये भी स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो है, वो भी स्टीरियो, लेकिन वो ऐसे स्टीरियो
जो मिरर इमेज होते हैं और ये ऐसे स्टीरियो जो मिरर इमेज नहीं होते। यस बच्चों, बच्चे ने अपने कंसेप्ट से कह दिया स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर इनैंशियोमर, और स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर। ठीक है जी, लेकिन अभी इसको लिखना नहीं है, एक एग्जांपल और करेंगे। ठीक है, चलो भाई लोग, ये क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। है बच्चों, बनाओ एक बार, बनाओ, दोनों का IUPAC भी लिख दो। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आते ही बच्चे के डाउट किसका आने लगता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, GI का। तो ये भी चेक कर दो क्या दोनों GI शो करेंगे, क्या दोनों में डबल बॉन्ड GI के लायक है, क्या है। और बेटा जी डबल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब एल्कीन जब GI शो करने लगे, एल्कीन के जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने लगे तो उनको नाम देना पड़ता है, नाम से पुकारना पड़ता है। नाम देने के दो तरीके हैं, या तो सिस ट्रांस से पुकारते हैं या EZ से पुकारते हैं। ए को किस नाम से पुकारोगे, बोलो भाई लोग, लिख दूं क्या, A सिस है और B ट्रांस है। लिख दो बेटा जी इतना। IUPAC लिखी है क्या? अब तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब आपने सिस ट्रांस ही कह दिया। तो सिस ट्रांस कौन से आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो, इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसी है इनकी, सेम है। IUPAC कैसा आएगा, सेम है। इतना हो गया तो इसके बाद में फिर एक काम करो हल्का सा, इस मॉलिक्यूल को आप इस प्लेन से काटो, और काटने के बाद ये दोनों साइड हैं जो दोनों जो हाफ है, इनको चेक करो इक्वल है क्या। ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को हाफ इक्वल में डिवाइड कर दे, इस तरह के प्लेन को आप सबको बोलना चाहिए। बोलो ना जी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, बोलो बेटा जी, सिमेट्रिक बोलते जाइए। और जो सिमेट्रिक होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सही है क्या, नोट करो। एसिमेट्रिक है, ए में एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन से आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का एलिमेंट है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने से बहुत कुछ आपको इशारा मिल रहा है, वो बात अलग है कि आप इसके साथ कंसंट्रेट हैं नहीं है, वो अलग बात है भाई लोग। यस, ए कंप्लीट है, एक कंप्लीट बी में थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, हल्का सा कंसंट्रेशन और चाहिए। ठीक है, काफी बच्चे पढ़े हुए हैं, सब कुछ आता है उनको। कोई बच्चा अगर पहली बार भी डायस्टीरियोमर डील कर रहा हो तो उसके भी समझ में आएगा, बस वो समझने की कोशिश करे तो सब बच्चे बी के पास पहुंच जाएं। और मैं कुछ कह रहा हूं, सपोज यहाँ आपने ये एक पॉइंट लिया है, ठीक है बेटा जी, इस पॉइंट से आप इधर चले, आपको क्या मिला, H मिला। और इस पॉइंट से आप इधर चले तो क्या मिला, H मिला। ये कैसे एटम है, दोनों सेम एटम है, लेकिन आप चले किधर थे, सेम या अपोजिट। चेक करते जाना बेटा जी एक एक बात को। ऐसा सेंटर जिससे
अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डिस्टेंस पर सेम एटम, बस इतना ही चाहिए अपन को। नहीं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जेई का पार्ट है हमारे, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए एक वर्ड आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बहुत इजी होता है, ये बच्चा चेक कर लेता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप आराम से बात पकड़ जाओगे। बराबर सुनते रहना, मैं 3-4 बार बोलूंगा। ऐसा सेंटर, ऐसा पॉइंट जिससे पहली बात डायरेक्शन है, दूसरी बात डिस्टेंस है, और तीसरी बात एटम है। डायरेक्शन अपोजिट होगी, डिस्टेंस सेम होगी, एटम सेम होंगे। बार बार स्ट्राइक कीजिए। ऐसा सेंटर जिससे कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर सेम एटम मिले, तो इस तरह के सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और यस, सिमेट्री का कोई सा भी कॉज हो, सिमेट्री के लिए कोई सा भी रीजन हो, सिमेट्री की कोई सी भी चीज हो, चाहे सिमेट्री के लिए प्लेन हो, चाहे सिमेट्री के लिए सेंटर हो, और चाहे सिमेट्री के लिए एक्सिस हो, मेरे अंदर सिमेट्री आ जाए, सिमेट्री आने का तरीका कुछ भी हो, ठीक है। आप प्लेन से सिमेट्रिक हो गए, आप किससे सिमेट्रिक हो गए, सेंटर से सिमेट्रिक हो गए, तो बी भी कैसा है, बोलो बच्चों, बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, और बी सिमेट्रिक है तो बी इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अपना बहुत पहले से डायलॉग था, सिमेट्रिक बोले तो इनएक्टिव, एसिमेट्रिक बोले तो एक्टिव। ए किससे सिमेट्रिक हुआ है, पीओएस से, और बी किससे हुआ है, सीओएस से। यस, कौन से सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं? 3 चीज थी, वापस कह रहा हूं, डायरेक्शन, डिस्टेंस और एटम। अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम एटम मिले तो उस सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। और मॉलिक्यूल में चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बात कह सकते हैं बच्चों, लेकिन उसको एक बार रोक लेते हैं। ए और बी क्या है, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। यस बेटा जी, ए और बी सिस ट्रांस कौन सी आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, दीज आर स्टीरियो आइसोमर। और यस बेटा जी, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। जिंदगी में ए, जिंदगी में कभी भी ए ना तो इनैंशियोमर बना सकता है और ना ही इनैंशियोमर किसी का बन सकता है। आपने कल साफ साफ नोट करके बार बार कहा है कि इनैंशियोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। मैं इनैंशियोमर बनाऊं या मैं किसी का इनैंशियोमर बनूं, इसके लिए मुझे ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। इनएक्टिव कभी भी इनैंशियोमर नहीं बनाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव कभी भी किसी का इनैंशियोमर नहीं बनता। यस, ए और बी सिस्टांस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पार्ट ऑफ स्टीरियो, ये स्टीरियो आइसोमर है। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, ठीक है जी। यस, ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और यस, इस एग्जाम्पल में भी देखा, और इसे जस्ट पहले एग्जाम्पल में जो एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं, देख लो चाहे आप, जो एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज होते तो वो डाइस्टीरियोमर नहीं इनैंशियोमर होते। यस, स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image are called डाइस्टीरियोमर। वहां भी आपने कहा है स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो और मिरर इमेज नहीं है। स्टीरियो आइसोमर अगर मिरर इमेज है, इनैंशियोमर करके आऊंगा, स्टीरियो आइसोमर
अगर मिरर इमेज नहीं है डायस्टीरियोमर करके आऊंगा, ठीक है। डायस्टीरियोमर तो हो गया, लेकिन बच्चे के एक नया डाउट तैयार हो जाता है कि सर ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हैं और दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर भी हैं। नोट बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर। तो आप पहले डायस्टीरियोमर को कंप्लीट कर लो। डायस्टीरियोमर के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो सीखा है वो लिखना है, ठीक है। जो डायस्टीरियोमर हैं वो स्ट्रक्चरल होंगे स्टीरियो, तो लिख दो बेटा जी स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image of each other। रिलेशनशिप है तो आपस में चेक की जाती है। स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image of each other are called डायस्टीरियोमर। ये तो डायस्टीरियोमर का मीनिंग हो गया। अब कुछ स्टेटमेंट सेट करेंगे, है ना, लाइन चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लेकिन उसको पहले तैयार कराइए। यस बेटा जी, पहले वाले एग्जाम्पल में जो जो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर लग रहे हैं वो सभी देखो एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि इनएक्टिव हैं। चेक कर लो यार भाई लोग, चेक कर लो कि आपका टॉपिक है, आपका स्टेटमेंट। यस, ये दोनों भी एक दूसरे के इनएंशियोमर या डायस्टीरियोमर, लेकिन दोनों कैसे, ठीक है। यहाँ डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है और वहां सारे के सारे डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इनएंशियोमर्स ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चा कह रहा है कि डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो लिख दो बेटा जी नोट करके, डायस्टीरियोमर मे बी और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। डायस्टीरियोमर में भी ऑप्टिकली एक्टिव और में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि डायस्टीरियोमर किस तरह के होंगे, दोनों तरह के होंगे। दोनों इनएक्टिव भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हो सकते हैं और दोनों एक्टिव भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, लेकिन इनएंशियोमेरिज्म के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत इसेंशियल होती है, ठीक है जी। इसके बाद लिखो बेटा जी नोट, और नोट के अंदर 3 पॉइंट होंगे, एक बार नोट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यस बेटा जी, पहले आप थोड़ा सा बोल दो मेरे साथ। मैंने कहा था ना, मेरे सारे के सारे कायरल सेंटर चेंज हो जाएं, इनएंशियोमर विल बी फॉर्म, ठीक है। और कुछ चेंज हो जाएं डायस्टीरियोमर और ओनली एक चेंज हो जाए एपीमर। तो लिखो बेटा जी, इफ ऑल द कायरल सेंटर change their configuration, then के बाद आंसर आप लिखेंगे भाई लोग। इफ ऑल द कायरल सेंटर चेंज their configuration, then क्या बनेगा, then enantiomer will be formed, then enantiomer will be formed। सेकेंड पॉइंट, अब सारे चेंज नहीं कर रहे, कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इफ सम मतलब टोटल में से कुछ, इफ सम ऑफ द कायरल सेंटर चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन, देन क्या लिखोगे, देन क्या आगे, देन डायस्टीरियोमर विल बी फॉर्म। सारे चेंज हो जाएं इनएंशियोमर, कुछ चेंज हो जाएं डायस्टीरियोमर, यस। और थर्ड पॉइंट अपने आप लिख दो, इफ ओनली वन कायरल सेंटर चेंज कॉन्फ़िगरेशन, देन एपीमर विल बी फॉर्म। और आपका डायलॉग होना चाहिए, तो नोट की लैंग्वेज में लिख लिया, आपका डायलॉग ये होना चाहिए, सारे चेंज हो जाएं
इनैंशियोमर कुछ चेंज हो जाए, डायस्टीरियोमर और एक चेंज हो जाए एपीमर। सबसे बड़ी क्लास इनैंशियोमर, छोटी और छोटी। तो यस बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखो नंबर 9 पर एपीमर। ये एपीमर आपके बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आता है। एक बार आपके मेडिकल के एग्जाम में नीट से पहले एआईपीएमटी के अंदर बायोलॉजी के पेपर के अंदर एपीमर का क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वहां पर आपके क्या है, बायोमोलिक्यूल टॉपिक पूरा का पूरा बहुत डेप्थ के अंदर है। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह के अंदर ज़्यादातर इसको काम में लेते हैं, तो इसको एक बार बना लो आप। आपका बहुत बचपन का दोस्त, बहुत ही पुराना, क्या भाई लोग, हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको। आ रहा है कुछ याद बेटा जी? चलो इसका आईयूपीएसी टिका दो आप, मैं कुछ आगे बनाऊं, इतने आप इसको कंप्लीट कर लो। इसका आपको आईयूपीएसी लिखना है, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक ये चेक करना है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव ये चेक करना है। करो। बच्चों एक का नाम तो बोल देते यार, कम से कम इतना पुराना। बच्चों बच्चे सो गए दिखते हैं। बच्चों गए क्या काम से? ओ भाई लोगों, चलो एक का नाम लिख दिया। नाम लिखो मत लिखो, कम से कम ग्लूकोज तो कह दो। नहीं है ग्लूकोज ये? यस, सुन रहे हो? हेलो, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। कायरल सेंटर भी है क्या? है क्या? तो जो कायरल सेंटर है वहां पर स्टार लगाओ। आईयूपीएसी लिखवाई थी आप, नहीं लिख रहे, जरूरत पड़ेगी लिख लेते, अच्छा रहता। कौन कौन कायरल सेंटर है इस तरह से चेक कर लेते। यस बेटा जी, इतना सा बता दो हल्का सा, सुन रहे हो क्या? यस, इसका जब आप आईयूपीएसी लिखोगे, पीसी की नंबरिंग करोगे, तब नंबरिंग बॉटम से टॉप की ओर या टॉप से बॉटम की ओर? हाँ यस बेटा जी, बोलो 1 2 3 4 5 6। सेट है मामला? कौन कौन कायरल सेंटर है? यस, 2 3 4 5। यस, घर से कर लेना। देखो आरएस कितना रिवाइज हो रहा है, 4 कायरल सेंटर है, 4 किसमें? चारों के चारों सिंपल लाइन 2D में 4 बार आरएस यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद में बी पर चलो आप। बी का आईयूपीएसी लिखो, बी में कौन कौन कायरल सेंटर है वहां स्टार लगाओ। ठीक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव चेक कीजिए बी को। फिर सी पर चलो। सी का भी आईयूपीएसी लिखो, सी में कायरल सेंटर चेक करो, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है ये चेक करो। ए बी सी तीनों में आपको चेक करना है, तीनों का आईयूपीएसी नेम फर्स्ट, तीनों सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सेकंड, तीनों ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव ये, तीनों में कायरल सेंटर कौन कौन है, कहां कहां पर है, कितने कितने हैं। बोलो भाई लोग, यही कायरल सेंटर, इसमें भी ये वाला ये वाला ये वाला और ये।
लिख लिया IUPAC तीनों का? यस सर। लिख लिया? यस सर। IUPAC लिख लो यार बेटा जी, आलस मत करो, आपको आती है, बहुत इजी है मानता हूँ, लेकिन लिख लो ताकि वहाँ कुछ कहें तो आप उसको चेक कर पाओ कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। यार बच्चों तीनों का आपने अगर ईमानदारी से IUPAC लिखा है तो बताओ तीनों का IUPAC कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। पक्का? यस सर। बेटा जी हम कुछ जाने ना जाने लेकिन तीनों का IUPAC सेम आ रहा है, तो बच्चे ने कहा कि तीनों स्ट्रक्चर सेम है, तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है। अगर इनके बीच में आइसोमेरिज्म मिली तो निश्चित है स्ट्रक्चरल वाली नहीं स्टीरियो वाली मिलेगी। यस, तीनों के टर्मिनल देख लो, तीनों के टर्मिनल डिफर है, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तीनों कैसे हैं? एसिमेट्रिक, और तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ओके, अब ए को बी के साथ चेक करो। RS घर से निकाल लेना, ना निकालो तो भी अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन बेटा जी यस 4 बार यहाँ पर, 4 बार वहां पर, 4 बार वहां पर, खूब RS का रिवीजन हो जाएगा। आओ भाई लो, यस एक बार देखना। यस, 5th कायरल सेंटर पर चलो, OH इधर है, यहाँ भी OH इधर है। 4th पर चलो, 4th एज इट है, ठीक है। 3rd सेम है, गड़बड़ कहां पर हो गई? यस बेटा जी, इसकी नंबरिंग की है आपने, IUPAC लिखी है, तो एक एक कायरल सेंटर को कंपेयर करते चलो। 5th सेम है, 4th सेम है, 3rd सेम है, ठीक है कि नहीं। 2nd पर OH इधर है और यहाँ OH इधर है, तो गड़बड़ कहां पर हो गई है? 2nd कायरल सेंटर पर। बने रहे, बाद में नोट करना जी। कितने कायरल सेंटर हैं? 4। अभी अभी आपने नोट के अंदर जो 3 पॉइंट लिखे हैं चेक कर लो, चेक कर लो। इफ ऑल द कायरल सेंटर चेंज दियर कॉन्फ़िगरेशन, अगर चारों के चारों चेंज हो जाते इनैंशियोमर मिलता, ठीक है जी। हेलो, 4 में से कुछ क्या है? 3 भी कुछ है, 2 भी कुछ है, 3 चेंज हो जाते डायस्टीरियोमर, 2 चेंज हो जाते और 1 चेंज हुआ है। टोटल कितने? 4। टोटल कितने? 4, ठीक है कि नहीं। 3 सेम और 1 डिफरेंस, और वो भी कौन से सेंटर पर? एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है, बायोलॉजी के अंदर बहुत फेमस कंपाउंड है ये वाला, इसलिए थोड़ा सा यहाँ आपको साथ लेके चल रहे हैं। इसका नाम लिखते हैं आप, ग्लूकोज लिख लो, इट इज ग्लूकोज। और इसका नाम बायोलॉजी में तो खूब सारा पढ़ते, इसका नाम याद आना चाहिए, ठीक है, मैनोज। और ये का ये स्टेटमेंट था, लैंग्वेज थी। हेलो सुनना बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर, इनैंशियोमर या एपीमर? एपीमर, ठीक है नहीं। बी ए का एपीमर है, और एपीमर भी कौन सी जगह पर है? कौन से कायरल सेंटर पर? इस कायरल सेंटर पर, ठीक है। कौन से नंबर के कार्बन पर? 2nd कार्बन पर, ठीक है जी। तो मैं बी के लिए कुछ कह रहा हूं, चेक करना बच्चों। बी इज एपीमर ऑफ ए, चेक करते जाएं। और आगे जा रहा हूं, ठीक है। बी इज C2 एपीमर ऑफ ए, ठीक है कि नहीं। बी एपीमर है, मतलब बी के एक कायरल सेंटर में चेंज हुआ है, और वो भी 4 कायरल सेंटर है, उनमें से भी कौन से एक में? 2nd नंबर पर, 2nd कार्बन वाले पर। C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। अरे यार भाई लोग, एक बच्चे ने आंसर दिया है, लिख लो बेटा जी, मैनोज। और मैनोज क्या है? मैनोज कौन सी जगह का एपीमर है? C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज मैनोज, लिख लो। अब आप ए को 3rd के साथ कंपेयर करो, बोलो बेटा जी। 5th सेम है, 4th सेम है, 2nd सेम है, गड़बड़ कहां पर हो गई है? बोलो बेटा जी, कौन से नंबर पर? 3rd नंबर पर। 1 2 3 4 5 6। सी ए का क्या लगता है? इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, एपीमर। सी ए का ए कौन है? ग्लूकोज।
सी ग्लूकोज का एपीमर है कौन से कार्बन पर? C3 एपीमर है, ठीक है। यस, नाम एलोज, ये हुई ना बात। यस, लिख दो बेटा जी एलोज। ये आपको बायो में भी हेल्प करेंगे और बायो से यहां पर हेल्प करेंगे। एलोज। अगर ग्लूकोज के यहां से चेक कर लो, ग्लूकोज के सेकंड कायरल सेंटर को छेड़ दो, मेनोज मिलेगा। थर्ड कायरल सेंटर को छेड़ दो, एलोज मिलेगा। और लगे हाथ वैसे लिख लेंगे, नहीं बनाए तो भी, ठीक है कि नहीं? काफी अच्छी मोनोसेकेराइड है, मिल्क का कंटेंट है, ठीक है। खूब सारा वहां पढ़ते हो। गैलेक्टोज ग्लूकोज का जैसा ही होता है। आप यही तो कहते हैं ना गैलेक्टोज के लिए कि ग्लूकोज का जैसा ही है, मोनोसेकेराइड है। अरे मोनोसेकेराइड ही नहीं, ग्लूकोज का ही जैसा ही है, बस डिफरेंस कहां पर है? एक ही कायरल सेंटर पर। हेलो बच्चों, ग्लूकोज के अंदर टोटल कायरल सेंटर 4, टोटल कार्बन 6। सेकंड वाले को चेंज कर दो, सेकंड वाले को चेंज कर दो, ठीक है कि नहीं? थर्ड को चेंज कर दो और फोर्थ को चेंज कर दिया तो गैलेक्टोज। तो उसको नोट करके लिख लो बेटा जी। C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज, ठीक है। अब जो आपने नोट लिखा था अभी कि ऑल चेंज, सम चेंज, वन चेंज, उसको पढ़ो। अब ठीक है भाई, आपका डाउट था बहन जी। हाँ, अब आप आओ, सुन रहे हो? पढ़ लिया नोट? ये मेनोज और ग्लूकोज एक दूसरे के क्या लगते हैं? हाँ, कैसे पहचाना? दोनों का IUPAC नेम? हाँ, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, स्ट्रक्चरल स्टीरियो है। इनएंशियोमर भी कौन से थे? डायस्टीरियोमर भी कौन से थे? और ये भी कौन से हैं? ठीक है। ऐसे स्टीरियो जो मिरर इमेज थे, सारे के सारे कायरल सेंटर के अंदर चेंज रखते थे, कुछ कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज रखते थे। और ये दोनों ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो डिफर हैं किसमें? कॉन्फ़िगरेशन में। कितने कायरल सेंटर पर? एक कायरल सेंटर पर। जो नजर आ रहा है वो उसको लिखना, आंसर तो पहले आ गया। क्या कहेंगे? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? स्ट्रक्चरल या स्टीरियो? स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफर। कहां पर डिफर है? इस कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में। स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली एंड ओनली वन कायरल सेंटर आर कॉल्ड हैप्पी। नोट करो, स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफर, स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। डिफर लेकिन किस बात में? कॉन्फ़िगरेशन। which are differ in configuration at only and only, clear cut लिखो, स्ट्रेस करो, only 2 बार लिखिए, आप जोर दे रहे हैं। which are differ in configuration at only and only one chiral center are called epimer। अब आंसर देते जाना बेटा जी। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो सभी कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस रखें, कुछ कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस रखें और एक कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस रखें। अरे बोलो ना, यस, सुन रहे हो? ये क्या है? एक दूसरे के एपीमर है। समझना बेटा जी। अगर 4 कायरल सेंटर है, अगर 3 चेंज होते तो ये ओकोरा डायस्टीरियोमर होते, ठीक है जी। 2 चेंज होते और 1 चेंज हुआ है
ठीक है कि नहीं है? तो यस बेटा जी, बड़ी क्लास डायस्टीरियोमर और छोटी क्लास एपीमर। राजस्थान, ठीक है कि नहीं, राजस्थानी है वो इंडियन होगा, लेकिन जो इंडियन है वो हमेशा राजस्थानी हो जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे आप? नोट करेंगे, ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर। लिख लो बेटा, ऑल एपीमर्स आर all epimers are diastereomer but all diastereomers are not epimer। सेट है मामला भाई लोग? Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है वो, आपको दो ए और बी देता है और उनके बीच में रिलेशनशिप पूछता है कि दीज आर इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, एपीमर। चेक कर लोगे, रटना कुछ भी नहीं है। दोनों जो गिवन मॉलिक्यूल है उनको काम स्टार्ट करना है, जैसे अपन किया करते थे। आईयूपीएसी लिखना, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, ये वो, कायरल सेंटर कहाँ है, कायरल सेंटर कहाँ है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना, चेक करना। कंसेप्ट आपके पास 3 लाइन का है। जितने भी है सारे चेंज हुए हैं। एपीमर है, कुछ चेंज हुए हैं, डायस्टीरियोमर है और पूरा एक चेंज हुआ है। एपीमर है ग्लूकोज का C2 एपीमर, C3 एपीमर और C4 एपीमर। ठीक है नहीं? नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा जी, मीजो कंपाउंड। कर दिया हेडिंग? यस बेटा जी, आपको पता ही है थ्योरी सारी अपनी क्वेश्चन के थ्रू आती है, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। चलो भाई लोग, आईयूपीएसी लिख दो। यस, आईयूपीएसी लिख करके कायरल सेंटर चेक करो। टोटल कार्बन 4 में से कौन कौन सा कार्बन कायरल सेंटर है? बोलो बच्चों, कितने कायरल सेंटर हैं? यस, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। यस बच्चों, सुन रहे हो क्या? जो कायरल सेंटर है वो आपको 2D में दिया है, 3D में? 2D में। आरएस चेक कर सकते हो? तब से दोनों का आरएस चेक कर दो, लिख दो। ये लो, खूब बार बार डेली चलेगी। मैंने आपसे कहा था ना, टॉपिक पूरा चलेगा आरएस की दम पर। कर लिया चेक? Yes, sir. इस वाले का बता दो Yes. पक्का, Yes, sir. और इस वाले का बता दो आर। चेक किया सबने? Yes, sir. यस बेटा जी, मैं कह रहा हूं जैसे काम कर लो, इन दोनों को, ठीक है कि नहीं है, सर्किल कर दो, दोनों को गोले में ले लो अलग अलग, दोनों कायरल सेंटर को। कुछ पूछूंगा इसलिए दोनों को 2 गोले बना दो। ओके, अब बेटा जी आप पहले कायरल सेंटर पर चलो, सब बच्चे मेरे साथ आओ। बेटा जी आप आओ इधर, मैं कह रहा हूं चेक करना मेरी बात को। जिन 4 चीजों को खिला करके आपने इसको जितना ताकतवर किया है, वो की वही 4 चीज खिलाई आपने इसको। मैं कह रहा हूं दोनों की ताकत बराबर है। चेक करो, देखिए, ठीक है ना? OH खिलाया, OH खिलाया, H खिलाया, H खिलाया, CH3 इस कायरल सेंटर की इस वैलेंसी पर जैसा ग्रुप है, तो इस कायरल सेंटर की इस वैलेंसी पर भी वैसा ही ग्रुप है। ठीक है? बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता। मैं एक सीधी सीधी बात कह रहा हूं, दोनों जो गोले हैं, दोनों जो कायरल सेंटर है, एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। राइट रॉन्ग? अरे बोलो। अरे एक कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर, जिन चीजों से उसको बनाया उन्हीं चीजों से उसको बनाया। कायरल सेंटर है, लेकिन दोनों कायरल सेंटर कैसे आपस में? आइडेंटिकल, लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, हाँ
हाँ, डिफर है। कल की बात से ही बात चली आ रही इनेंशियोमेरिज्म में जो मैं चिल्लाया था, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफर अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के जस्ट इनवर्ट हैं, जस्ट इनवर्ट है, ठीक है कि नहीं। मुझे पता नहीं, समझना भाई लोग, मुझे पता नहीं आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कल ही आपने कहा था डायरेक्शन का पता किससे लगता है, प्रैक्टिकल से, पोलरीमीटर से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आप पक्का पक्का एंटी क्लॉकवाइज। ये बात किससे कैसे मालूम चली आपको? कॉन्फ़िगरेशन से। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यस, आंसर देना भाई लोग। अभी ये काजू पिस्ता की बात चल रही थी, वो इसीलिए चेक करके, लेकिन दोनों की ताकत बराबर है। इसका मतलब दोनों के केस में रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है, जितने एंगल से आप रोटेट करेंगे उतने एंगल से मैं रोटेट करूंगा, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है। लेकिन सपोज आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो मैं पक्का पक्का आपके जस्ट अपोजिट हूं, आप क्लॉकवाइज तो मैं एंटी क्लॉकवाइज। यस, सपोज ये वाला कायरल सेंटर प्लस थीटा से रोटेट करता है तो ये वाला कायरल सेंटर माइनस थीटा से रोटेट करेगा, ये तय है। दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और समझना, एक ही घर में दो बराबर बराबर ताकत के पहलवान, लेकिन दोनों में बनती नहीं है, अपोजिट है, लड़ाई है, ताकत बराबर है, ये उसको सल्टा देगा तो ये उसको भी सल्टा देगा। यस बेटा जी, ये पीपीएल को सपोज इतना प्लस 45 पे लेके आया तो ये 45 को उठा के वापस कहाँ लेके चला जाएगा, 0 पर। एक कायरल सेंटर का इंडिविजुअल रोटेशन है, दूसरे का अपना रोटेशन है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का जब आपने रिजल्टेंट लिया, नेट लिया, तो आप कह रहे कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के केस में रिजल्टेंट नेट थीटा, नेट रोटेशन कितना आएगा, 0। और जिसका रोटेशन 0 हो, इसका मतलब रोटेशन 0 है, इसका मतलब इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से जब पीपीएल आप पास कर रहे थे तो ये पीपीएल को कुछ भी रोटेट नहीं कर रहा, पीपीएल को नहीं छेड़ रहा, ये लाइट के साथ एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल थीटा 0 से आप क्या कह पा रहे हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस, कितने कायरल सेंटर हैं, 2। और कायरल सेंटर कैसे हैं, बराबर ताकत के। बराबर ताकत के मतलब आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल लेकिन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यस, बहुत पहले जब रेडिकल सिखा रहा था, बच्चों सुनना, बाद में नोट करना, टॉपिक कल चलेगा। बहुत पहले जब रेडिकल सिखा रहा था, स्टार पहली बार आया था, तब हमने सबने मिलके लिए बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर का होना इसेंशियल नहीं है, एसिमेट्रिक होना इसेंशियल है। Sufficient or essential condition for optical activity is molecular asymmetry. कायरल सेंटर तो आज एक नहीं, 2 कायरल सेंटर हैं। कायरल सेंटर होने के बाद भी अगला ऑप्टिकली, लेकिन बच्चों अगर ये एसिमेट्रिक होता तो एक्टिव होता, तो एसिमेट्रिक हो जाने से एक्टिव हो जाता है। तो इसेंशियल और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एसिमेट्री, ना कि कायरल सेंटर। हाँ, यस, अपन ने ये भी कहा था ओनली सिंगल कायरल सेंटर हैविंग मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज। इसमें एक ही कायरल सेंटर होता तो इसका रोटेशन होता ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन गड़बड़ कौन कर गया, दूसरे वाला, ठीक है कि नहीं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नोट कर लेंगे, बस लास्ट टाइम सुनते जाए। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का मामला है
अंदर का मामला है, मेरे रोटेशन को मेरे घर के अंदर ही किसी दूसरे भाई ने बैलेंस कर दिया, कंपेंसेट कर दिया, ठीक है कि नहीं है। अंदर ही अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर के रोटेशन को दूसरे कायरल सेंटर का रोटेशन बैलेंस कर दे, कंपेंसेट कर दे, इंटरनल कंपनसेशन। कौन सा कंपनसेशन? इंटरनल कंपनसेशन। अगर अंदर ही अंदर कंपनसेशन नहीं होता तो ये जीरो नहीं होता, मैं इनएक्टिव नहीं होता। इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है मीजो के केस में कि मीजो इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं। मीजो के अंदर लोचा क्या होता है, एक कायरल सेंटर के रोटेशन को अंदर ही अंदर दूसरा कायरल सेंटर कंपेंसेट कर देता है, इंटरनल कंपनसेशन। बोल दो बस, नोट कल कर लेंगे। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू करके डैश करके छोड़ देता है, वो 4 रीजन सेट करता है, चारों रीजन में से आप बाकी किसको टिक करके आएंगे? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है भाई लोग, कल करते हैं।